हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद होंगे सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए, सभी को स्वागत है मेरी चैनल प्रेम कहानी में। आज दिलों का मिलना पार्ट 25 से स्टार्ट करेंगे, सीधा कहानी से। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, सीधा कहानी से स्टार्ट करेंगे। कहानी यहाँ तक पहुँची थी कि हम आदर्श भैया की जो बारात थी वो पहुँच चुकी थी लड़की वालों के वहाँ पे। शादी के रिचुअल्स भी स्टार्ट हो गए थे वहाँ पे। तभी आराध्या को पीछे से वरमाला के लिए बुलाए गए थे भाभी को। तभी आराध्या को पीछे से कोई आवाज़ पुकारती। यहीं पे हम रुके थे अगले दिन कुछ भी बोल लो यार, मेरे दिमाग में तो कुछ आ नहीं रहा है। अब आगे चलते हैं। वो शख्स कोई और नहीं, निधि थी। निधि पहुंच गई थी शादी में। जब आराध्या निधि को देखती है तो हंसते हुए उसके पास आ जाती है। और तभी निधि बोल पड़ती कि हाय, वो मैं। तो फिर आराध्या बोलती कि हेलो, आप कब आई। तो निधि बोलती बस अभी अभी आई हूँ यार, वो मैं ऑफिस से निकलते मुझे थोड़ा लेट हो गई। तो मैं आंटी के पास भी गई थी, उन्होंने बताया कि तुम लोग निकल चुके हो। तो उन्होंने एड्रेस दे दी मुझको, मैं आ गई कार लेके। वैसे शादी स्टार्ट हो गई है क्या। तो आराध्या बोलती कि नहीं अभी तक नहीं, बस वरमाला के लिए बुलाए गए हैं सबको। वो ये बोल के आराध्या जो थी वो कशिश के इधर उधर देखने लगती है, सॉरी निधि के इधर उधर देखने लगती है। तभी निधि भी नोट करती है कि आराध्या शायद किसी को ढूंढ रही है। तो वो समझ जाती है ये हो ना हो कशिश को ही ढूंढ रही है। तो आगे बोल देती है कि क्या तुम कशिश के बारे में पूछ रही हो। तो मैं बता दूँ, वो नहीं आई है, आएगी नहीं वो। वो ऐसे किसी भी पार्टी में, ऐसे शादी में नहीं जाती। ज़्यादातर मैं या कोई और चले जाते हैं, पर वो कहीं नहीं जाती। तो उससे यहाँ पे एक्सपेक्ट करना, ये तो छोड़ ही दो तुम। समझ रही हो। तो आराध्या भी मुस्कुराते हुए, हल्की सी उसकी होठों को हिलाते हुए बोलती कि जी आप आइए, अब चलिए वहाँ पे बैठते हैं हम। तो ये बोल के वो निधि को लेके सीधा मंडप के पास जहाँ चेयर्स लगे हुए थे वहाँ पे बैठ जाते। अब बैठने का जो इनका जो जगह थी वो थी ऐसे कि फर्स्ट रो में वहाँ पे ही आराध्या बैठी थी, उसके बगल में सिया थी, उसके बगल में छोटी बैठी थी। छोटी की सीट अभी खाली थी क्योंकि छोटी पता नहीं कहाँ घूम रही थी वो। उसके साइड चेयर में जो उनके कजिन्स थे वो लोग, और पीछे वाले रो में अनुदी बैठे थे। पहले चेयर में अनुदी बैठे थे। तभी जब निधि जाके सिया के बगल वाली चेयर पे बैठी, क्योंकि आराध्या के पास में तो सिया बैठी थी ना, अब निधि उसके पास बैठती है और आराध्या अपनी चेयर पे बैठ जाती है। क्योंकि उसे बार बार इधर उधर जाना पड़ रहा था तो वो साइड में जाके बैठी थी, बीच में अंदर जाके नहीं बैठती है वो। वैसे भी फर्स्ट रो है, ऐसी कोई तकलीफ नहीं होती, फिर भी वो ऐसे ही बैठी थी। जब सिया निधि को देखते कि अपने बगल में बैठते, तभी वो बोलती कि अरे 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 आप कहाँ बैठ रही हैं। तभी निधि बैठते बैठते खड़ी हो जाती होती कि जी वो मैं यहाँ बैठ रही थी। तो सिया चीखते हुए, नहीं 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 आप यहाँ नहीं बैठ सकते, दूसरी जगह जाके बैठिए। तभी आराध्या घूमते हुए मतलब सिया की तरफ देखते हुए, क्या कर रही हैं आप, और क्या हुआ यहाँ बैठेंगी तो क्या हो जाएगा। तो सिया बोलती कि नहीं ये यहाँ क्यों बैठेंगी, पीछे भी बैठ सकती, पीछे भी जगह है। तो आराध्या बोलती पीछे कहाँ जगह है, आप मुझे दिखाएंगी। तो सिया भी देखती कि हाँ सच में पीछे रो में कोई भी चेयर्स खाली नहीं थी। अब वो आराध्या की तरफ देखती है और अपनी एक शक्ल बनाती है। तभी आराध्या बोलती कि देखिए ये हमारी दोस्त जैसी हैं और ये यहाँ पे बैठेंगी, समझ आई आपको। अब क्या है सिया, थोड़ा सा शांत बैठिए, इतना देखिए। तो ये बात जो बोलती है ना आराध्या, वो धीमी सी आवाज़ में उसके कान के आके बोलती, देखिए इन्हें यहाँ बैठने दीजिए, हम लाए हैं, इतना तो करेंगी ना आप हमारे लिए। तो सिया बोलती कि क्या है आराध्या, पता है ना तुमको। तो बोलती हाँ हमें पता है, फिर भी ये मेहमान है हमारे, ये बैठने दीजिए। ये दोनों धीमी सी आवाज़ में बोले। तभी निधि इन दोनों को देख रही थी कि कुछ बातें हो रही, उससे लगा पता नहीं क्या। वो खड़ी हुई थी तब तक। तभी आराध्या उसे देखती बोलती निधि आप बैठिए ना, खड़ी क्यों है। तो निधि बोलती है कि वो मैं तो बैठ ही जाऊँ, लेकिन आराध्या ये आपकी दोस्त। तभी सिया उसकी तरफ घूरती है सिर्फ गुस्से वाली नज़रों से।
तो निधि बोलती कि क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? तो सिया कुछ नहीं बोलती, सीधा आगे देखने लगती। तभी आराध्या बोलती कि आप बैठ जाइए यहाँ पे। तब जाके निधि उस चेयर पे बैठती है। तभी अनुदि भी देखती कि निधि आई है, तो बोलती कि निधि तुम कब आई? तो निधि उनकी तरफ देखते हुए बोलती कि जी बस अभी अभी आई हूँ अनु। अनु तो अनु बोलती कि अच्छा वो कशिश नहीं आई? जब कशिश की बात आई तब सिया की फेस देखने लायक थी, जैसे उछल मतलब चहक गई थी, खिल सी गई थी उसकी फेस। फेस तो किसी और का भी कुछ रिएक्शन लिया था, लेकिन सबकी नज़रों से छुप के। अभी कौन हो सकता है इसके बारे में अंदाज़ा आप लोग खुद लगा लीजिए, मैं क्यों बताऊं? हर कुछ मैं अगर बता दूंगी तो आप लोग क्या सोचोगे? अगर सोच के कुछ दिमाग में आए तो कमेंट्स के करके मुझे बताइए, है ना? ऐसे थोड़ी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो निधि बताती कि नहीं वो ऐसे उसे काम थी, और वैसे भी वो ऐसे ज़्यादातर कहीं जाती नहीं। तो अनुदि बोलती कि आई नो, मुझे पता है, फिर भी एक्सपेक्ट किया था कि वो आएगी। तो निधि बोलती कि मैं आगे से ले दी, मैं आगे से ले अनु। तो अनुदि भी बोलती कि मुझे हमें अच्छा लगा। तो ये ऐसी बातें करके निधि आगे देखने लगती है। ये लोग बैठे हुए ही थे, तभी आराध्या को वहाँ से कोई पुकारती है, तो वहाँ से वो उठ के चली जाती है। सिया देखती है कि निधि बार बार घूरते हुए उसे देख रही है। अब सिया को ये बड़ा इरिटेशन लगता है। पहले ही तो एक तो उसे निधि से थोड़ा पता नहीं क्यों मुश्किल कुछ झगड़ा जैसा रिश्ता बन गया था इन लोगों का, उसे पसंद नहीं आ रहा था इसे। मतलब निधि उसे ऐसे घूर रही थी, मतलब घूरे जा रही थी बहुत टाइम से। एक बार उसे देख रही तो एक बार सामने, और जिस नज़रों से वो देख रही थी, हाय अल्लाह। एक तो निधि का भी यहाँ दोष कहाँ थी? सिया लग भी तो बहुत खूबसूरत लग रही थी आज, उस पिंक सूट में, खुले बालों में, होठों में थोड़ा गुलाबीपन, चेहरे पे वो मासूमियत बच्चों जैसी, आंखों में वो गहरी काजल, और एक लट बालों की जो उसकी फेस में बार बार आ रहा था। पता नहीं हवा कहाँ से चल रहा था, ये हवा पता नहीं कहाँ से चला आता है बेशरम बनाने के लिए समा को। वैसा ही कुछ हो रहा था। तो बस निधि मधुश से देखे जा रही थी सिया को आज। उसे पता नहीं बहुत अच्छा लग रहा था उस टाइम में। उस टाइम में सिया उसे काफ़ी खूबसूरत लग रही थी, तो वो नज़रों को हटा ही नहीं पा रही थी उस टाइम पे। लेकिन सिया मैडम को तो ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। वो बहुत इरिटेट हो रही थी उस टाइम पे। एक टाइम पे तो संभाल नहीं पाती, तो वो बोल देती है कि उसकी तरफ घूमते हुए गुस्से से, क्या है अब तब से मुझे घूरे जा रही है। अपने दिल को हो जाता है, तो वो बोलती कि मैं आपको घूर रही हूँ, पर कब? तो क्या बोलती कि अभी अभी घूर रही थी, अब मुझे झूठ मत बोलिए। तो निधि बोलती कि पर मुझे नहीं लगता मैं आपको घूर रही थी। लेकिन आपको कैसे पता लगा कि मैं आपको घूर रही थी? इसका मतलब आप भी मुझे ही देख रही थी? तो सिया बोलती कि बिल्कुल नहीं। तभी निधि बोलती कि अगर आप मुझे नहीं देख रही थी तो आप कैसे कह सकती कि मैं आपको घूर रही थी? अब सिया क्या बोलेगी? फिर भी वो अपनी अकड़ को नहीं छोड़ती, बोलती कि मैं जानती हूँ आप मुझे घूर रही थी। और ये बोल के, और देखिए अब ज़्यादा बनो मत, ठीक है? मैं सब जानती हूँ। तो निधि बोलती कि ओके मैं बन नहीं रही हूँ, पर आप ये तो बताइए मुझे कि आपको कैसे पता मैं आपको घूर रही थी? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप भी मुझे देख रही थी। अब उसने तो देखी थी, लेकिन वो घूर नहीं रही थी उसको, निधि को। लेकिन वो ये भी नहीं बोल पाती कि हाँ मैं आपको देखी थी। वो मतलब उसे लगता है कि नहीं मैं क्यों बोलूँ, पर ये मुझे घूर रही थी। और वो भी उस मतलब किस नज़रों से, तो समझाने खुद को ये बोल नहीं पा रही थी कि क्या लड़की है ये। तो वो चुप हो जाती है और चुप होकर आगे देखने लगती है। निधि को इस बात पे बहुत हंसी आ जाती है। वो सामने हंसती नहीं, क्योंकि इतनी हिम्मत तो थी नहीं
जितनी गुस्से वाली तो थी सिया, उसे उसने तो देखी थी गुस्से वाली थी वो, तीखी मिर्ची कहा है उसने उसे, ये नाम उसके लिए परफेक्ट लगती है निधि को। तभी निधि भी उसकी तरफ देखते हुए बोल पड़ती है कि एक बात पूछूं आपसे। तो सिया बोलती कि नहीं। पर निधि बोलती कि क्यों, एक ही पूछनी है बात। सिया बोलती कि बिल्कुल नहीं, मेरी मर्जी, आपको क्या। तो निधि बोलती कि मुझे क्या होगा, पर मुझे आपसे कुछ पूछनी है। देखिए मैं इजाज़त तो मांग रही हूँ ना आपसे। तभी सिया बोलती देखिए आप ज़रा शांत बैठेंगी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है और मुझे आपकी कोई भी कुछ भी सवाल का जवाब नहीं देनी है। तो निधि बोलती है कि पर सुन तो लीजिए एक बार मेरी बात। सिया बोलती कि मैंने कहा ना एक बार आपको, मुझे कुछ नहीं सुननी है आपसे, देखिए आप शांत बैठिए। तभी उसी वक्त अनुधि पीछे से बोलती है सिया को, क्या हुआ सिया। क्योंकि सिया ने इस लास्ट वाली लाइन को थोड़ा ज़ोर में कहा, ज़ोर मतलब ज़ोर से ही बोल दिया था उसने। तो अनुधि की कान तक ये पहुंच गई थी। तो अनुधि पूछ पड़ती है कि सिया से, क्या हुआ सिया। तो ये दोनों चौंक के पीछे देखने लगते हैं। तभी निधि सिया की तरफ देखते बोलती कि नहीं बताना। तो सिया भी भाव खाती है कि अब देखो क्या होता है, अच्छा हुआ दी ने सुन लिया। तभी अनुधि फिर से पूछती है सिया से कि सिया। तो सिया बोलती कि वो दी ना ये। तो अनु बोलती हाँ ये क्या। तभी सिया बोलती कुछ नहीं दी, बस मुझे ये पूछनी थी कि आराध्या कहाँ गई है, कब से गई है, अभी तक नहीं आई। तो अनुधि बोलती कि वो वहाँ पे बड़े पापा मतलब पापा ने बुलाया है तो वही गई है। तो सिया बोलती ओ ठीक है। फिर आगे ये घूम जाते हैं। तभी निधि बोलती कि थैंक यू। तो सिया बोलती कि थैंक यू मुझे मत बताइए, अगर आइंदा मुझे अभी कुछ कहा ना तो सच में मैं अनुधि को बोल दूँगी कि आप मुझे परेशान कर रही हैं। तो निधि बोलती कि ओके ओके ठीक है, अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी, पर आप सुन सकती थी एक बार मेरी बातें, मैं क्या बोलना चाहती थी आपको। तो सिया बोलती कि मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है आपकी बातों पे और ना ही मुझे कुछ सुननी है आपसे, अब शांत होकर बैठेंगी आप। तो निधि बोलती ओके ठीक है। फिर ये दोनों चुपचाप बैठ के शादी देखने लगते हैं। पर निधि कहाँ रुकने वाली थी, वो बीच बीच में सिया को देख रही थी, एक बार को चुपके अपनी आंखों चोरी छुपे अपनी नज़रों से। सिया को भी ये बात पता लग रही थी कि निधि उसे देख रही है, तो वो परेशान हो रही थी धीरे धीरे। ऐसे करके समय थोड़ा थोड़ा आगे आगे बढ़ने लगता है। शादी का जो जो रिचुअल्स था, जो नियम कानून था, वो धीरे धीरे होने लगता है। वरमाला का हो गया था, ये लोग अपने अपने मंडप में बैठ गए थे। वहाँ पे जो पंडित जी थे वहाँ पे मंत्र पढ़े जा रहे थे। शादी का जो रीत था वो आगे बढ़ाया जा रहा था। देखते देखते घड़ी में 10 बज गए थे। वहाँ पे जो बारात में कुछ मेहमान भी आए थे, वो लोग अब इनका क्या था, आए हैं खाएंगे चले जाएंगे, वैसा ही था। ये लोग खाने के वहाँ पे चले जाते, एक एक कर जगह खाली होने लगता है। शादी अपने हिसाब से आगे बढ़ने लगता है। आराध्या भी आके अपनी सीट पे बैठ चुकी थी। तभी पंडित जी बोलते हैं कि वधू और वर का गठबंधन कौन करेगा। तो भाई आदर्श भाई जी थे, वो आराध्या को बोलते। तभी अनुधि बोलती कि हाँ आराध्या तुम जाओ। तभी आराध्या बोलती कि पर हम अकेले क्यों जाए दी, आप भी तो है ना, चलिए दोनों साथ में करेंगे। अब छोटी को ढूंढा था इन लोगों ने, पर छोटी थोड़ी आज कहीं मिलेगी, वो तो अपनी दूसरी दुनिया में थी, अपने अलग से एक मिशन में थे ये लोग। तो ये दो बहनें जाके भाई की गठबंधन कर देते हैं। फेरों का वक्त जो हो गया था, तो बस गठबंधन होने के बाद पंडित जी बोल देते हैं वर और वधू को खड़े हो जाने के लिए, क्योंकि अभी 7 फेरों का वक्त था। तो 7 फेरे स्टार्ट हो जाते सभी उन लोगों के साथ साथ बोल सभी वहाँ पे जो जो थे वो भी खड़े हो जाते हैं, फूल जो बरसाने थे इनको। तो वैसे ही होता है, 7 फेरे स्टार्ट हो गए थे। वहाँ पे जो लोग लोग खड़े थे वो लोग फूल को उनके ऊपर क्या बोलते हैं डालना फूलों की बरसात करने लगते हैं। बीच बीच में निधि सिया के ऊपर भी फूल की बरसात कर रही थी। इससे सिया परेशान तो हो रही थी, उसके चेहरे पे एक गुस्से वाली भाव तो आ रही थी। एक टाइम को तो आंखें ही दिखा देती है निधि को, तो निधि चुप हो जाती है। तो फिर ऐसे करके ख़त्म होता है। तभी पंडित जी
इन लोगों को बिठा देते हैं और भाई के हाथों में सिंदूर दे देते हैं। तो भाई भाभी की मांग में सिंदूर अच्छे से भर देते हैं। हाय हाय, कहते हैं ना, शादी के दो ही नियम कानून हमारे बंगाली में सिंदूर बहुत महत्वपूर्ण होता है, और शायद आपके वहाँ पे सिंदूर और मंगलसूत्र हो। तो ये दो चीज़ अगर लड़की में आ जाए तो कहते हैं ना, दुनिया की खूबसूरती उनमें समा जाती है। वैसे ही लग रही थी भाभी उस टाइम पे, बड़ी प्यारी लग रही थी भाभी। सिंदूर भाई ने डाल दिए थे। उसके बाद मंगलसूत्र की बारी थी, तो पंडित जी मंगलसूत्र भी भाई के हाथ में दे देते हैं। भाई मंगलसूत्र भी भाभी को पहना देते हैं, और इसी के साथ शादी का जो रिचुअल्स था, नियम कानून आचार विचार जो भी थे, वो ख़त्म होते हैं। पंडित जी बोल देते हैं कि लीजिए, शादी संपूर्ण हुआ, अब दोनों जाइए, बड़ों के आशीर्वाद ले लीजिए। तो भाई और भाभी दोनों उठते हैं। उठ के पहले वहाँ पे जो बड़े थे, उनके बड़े पापा, आराध्या के पापा, भाभी के पापा, माँ, चाचा जी, वहाँ पे जितने सारे बुजुर्ग थे इनसे बड़े, उन सब से आशीर्वाद लेते हैं। छोटे जो थे वहाँ पे भाई बहन, वो कांग्रेट्स करते हैं। आराध्या जब भाभी से मिलती है तो भाभी को बोलती है, वेलकम भाभी, अब बहुत प्यारी लग रही है। अनु भी वैसा ही कुछ बताती, छोटी को ढूंढा गया था फिर भी वो मिली नहीं थी। तो भाई भाभी को ज़रा बिठाया जाता है, लोग उनसे बातें करने लगते। इधर धीरे धीरे सभी, अब इनको लौटना भी था, क्योंकि भाभी को लेके रात को ही लौट जाएंगे, ये तय था। तो घड़ी में 11:30 बज ही रहे थे तब तक। तो बड़े पापा ने ये आदेश जारी कर दी थी कि चलिए सब लोग खाना खा लीजिए, थोड़ी देर में हम निकलेंगे। वैसा ही कुछ था, तो सभी चले गए थे खाने के वहाँ पे। पंडित जी ने आराध्या को रुकने के लिए बोले थे, क्योंकि उनको कुछ काम करनी थी, कुछ बातें थी वहाँ पे। तो आराध्या वो देखती है और बड़े पापा से बोल देती है। फिर आराध्या भी आने लगी थी खाने के यहाँ पे से, तब तक पहुँच चुकी थी, अब ज़्यादा दूर नहीं था मंडप से, बस आ ही रही थी आराध्या कि तभी एक लड़के की सामने से दौड़ते हुए आता है, आराध्या से जाकर टकरा जाता है। इससे आराध्या गिरने वाली थी, लेकिन वो कैसे जैसे तैसे करके खुद को संभाल लेती है। वो लड़का रुकता नहीं है, वो चला जाता है वहाँ से। तभी सिया ये बात नोट कर लेती है, वो दौड़ते हुए आती है आराध्या के पास और उसे बोलती कि तुम ठीक हो? तो आराध्या बोलती है, जी हम ठीक है। उस लड़की की तरफ देख के खड़ी खुटी सुना देती कि ये अंधे हैं क्या, अंधे हो क्या, देख के नहीं चल सकते? तो लड़का तब तक तो निकल चुका ही था। तभी सिया की नज़र पड़ती है आराध्या की कमर साइड पे, जहाँ से साड़ी की जो पल्लू थी वो थोड़ा हट गई थी, और आराध्या का वो जो नेवल साइड था वो शार्प दिख रहा था। दूर खड़े कुछ लड़के हंस रहे थे। अब वो लोग क्यों हंस रहे थे, शायद सिया पता लगा, सिया की ध्यान में आ गई थी। तो जल्दी से आराध्या की इस पल्लू को ठीक कर देती और बोलती कि संभाल के, ये ऐसा हटिया था, मुझे तो लगता है ये जानबूझ के किया गया है, कहीं मुझे मिल जाए तो मैं इसे मार ना डालूं। तो आराध्या बोलती कि शांत रहिए, अभी यहाँ पे कुछ मत कीजिए, चलिए। तो सिया बोलती कि तुम भी ना कुछ करने नहीं देती मुझे, वरना मैं इसकी हड्डी पसली करना देती आज। तभी आराध्या बोलती कि ओके ठीक है, अभी चलिए, अभी यहाँ पे बहुत से लोग हैं, अभी अब कुछ कहना सही नहीं होगा। तो ये सिया बोलती हाँ चलो फिर। सिया आराध्या को लेके खाने के यहाँ पे आ जाते हैं। सभी खाने के टेबल मतलब खाना खा लेते हैं अपने अपने। उधर भाई और भाभी भी अपने एक साथ खाना खा लेते हैं। अब विषय आता है जूते चोरी की वहाँ पे, क्योंकि सबका खाना कंप्लीट हो चुका था वहाँ पे और सभी आ गए थे। और भाई भाभी के घर वाले ज़रा व्यस्त थे, क्योंकि भाई की मतलब भाभी जो थी वो अभी थोड़ी देर बाद ही चले जाएंगी अपने ससुराल मायके को विदा करके। तो भाभी की जो छोटी बहनें थी वो आके आदर्श भैया के आगे खड़े हो गई थी कि जीजा जी अब आइए हमारी बात पे। तो बस दूल्हे राजा बैठे थे बिना जूतों के, साथ में बैठी थी उनकी नई नवेली दुल्हन भाभी को लेके। भाभी की बहनों ने अच्छा फंसाया था, इतना कोशिश इतना तामझाम करने के बाद भी भाई के जूते को कोई संभाल के रख ही नहीं पाया। कैसे ना कैसे भाभी की बहनों ने जूते को चुरा ही लिया था और इन्होंने डिमांड कर दी थी बस 20,000 की। तो भाभी की जो बहन थी उन्होंने बोल दिया था कि
जीजा जी बस 20,000 ही बोला है, इससे ज़्यादा तो नहीं बोल रहे। लोग तो इससे ज़्यादा ही बोल देते। देखो 1-1.5 लाख तो वहीं पे हो जाता है, हम तो बस 20,000 बोल रहे हैं। इतना नहीं दे सकती, इतना नहीं दे सकते हैं आप हमें, वरना हम अपनी बहन को ले जाने नहीं देंगे। इतना हंसी मजाक वहाँ पे चल रहे थे। दूसरी ओर भाभी की विदाई की जोरों से तैयारी हो रही थी। अब जोरों से ही बोल सकते क्योंकि टाइम बहुत कम था, रात गहरी हो रही थी, उससे पहले इन लोगों को घर पहुंचनी थी। तो बस वहाँ पे बैठ गए थे बहनें जीजा जी के आगे कि हमें चाहिए 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 20,000 चाहिए, वरना जूते हम नहीं देंगे। तो छोटी ने भी बोल दिया था कि ऐसे कैसे 20,000 चाहिए आप लोगों को, ऐसे थोड़ी होता है। तो वहाँ पे भी बोल रहे थे ऐसे कैसे नहीं होगा, देना तो पड़ेगा। अब हम हमारी बहन दे रहे हैं इतना, तो ये तो बस मामूली सी रकम है, क्यों जीजा जी। अब आदर्श भैया भी थोड़ा घबरा नहीं, वो भी बस एंजॉय कर रहे थे। अब शादी वाले घर पे यही तो होता है, एंजॉय करने का चीज़। तो बस यही हो रहा था वहाँ पे भी। लास्ट में ये तय होता है कि चलो 10,000 लेके सब मानेंगे। आदर्श भैया ने आखिर तक 10,000 देने में राजी हो गए थे। तो बस 10,000 दे के जूते वापस ले लिए और अपनी नई दुल्हन को लेके आगे बढ़ गए थे विदाई के लिए। तभी अब विदाई का वक्त था। थोड़ा इमोशनल पल तो था उस टाइम पे। हर लड़की की ज़िंदगी का ये बड़ा ही दुखददायक पल होता है, क्या ही कह सकते इसके लिए। मैंने देखी थी, अब मेरी खुद की देखो, मैं बहुत रोई थी उस दिन। मुझे बहुत रोना आया था यार। तो पहले तो आ जाते हैं गेट के पास। अब उनका कुछ रिचुअल्स था शायद भाभी के घर वालों का, तो वो लोग करवा रहे थे। आराध्या ज़रा बड़े पापा के पास आके खड़ी हो जाती है। आतिश भैया भाभी को लेके कार की तरफ आने लगते हैं। विदाई का तो वक्त था। भाभी की घर वाले आंखों में आंसू लेके खड़े हुए थे। भाभी की माँ तो बहुत रो रही थी, लेकिन भाभी की जो पापा थी वो खुद को संभाल के तब तक रखी थी, क्योंकि उन्हें पता थी अगर वो रो दिए तो बेटी को कैसे विदा करेंगे। अब ये तो पापा का रीत होता है, हर घर की बेटियों का रीत है ये, जाना तो एक दिन सभी को है अपने घर। तो वैसे भाभी की आंखों में भी आंसू का सैलाब आ गया था। तो भाई ने उनके हाथ को कस के पकड़ते हुए एहसास दिलाया था कि हम आपके साथ हैं, हमेशा रहेंगे। तो भाभी ने भाई के हाथ को कस के पकड़ लिया था आगे से। तभी भाभी के पापा आके आदर्श भैया की हाथ पकड़ते हुए बोला था कि बेटा मेरी बेटी की ख्याल रखना, आज से ये आपकी अमानत है। तो भाई ने भी ये दिलासा दिया था अपनी ससुर जी को कि जी ज़रूर। तभी भाभी के पापा बड़े पापा के पास आ गए थे, उनके सामने आके हाथ जोड़ लिए थे और बताया था कि ले जाइए, आज से ये आपकी है। तभी बड़े पापा ने उनके हाथ पकड़ते हुए बोल दिया था कि ऐसे ना कहिए, साधना आज से हमारी बेटी है। बहू नहीं, बेटी ले जा रहा हूँ। आप लोगों का जब भी मन करे आप लोग आके आ सकते हैं उनसे मिलने के लिए। बस एक और कर लीजिएगा साधना बिटिया को। तभी भाभी के पापा ने अपने हाथ जोड़ते हुए बोल दिया था, रोते हुए, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे तब तक। वो बोल दिए थे कि हर लड़के का बाप अगर आप जैसा हो जाए तो किसी बाप को बेटी की शादी को लेके कभी भी घबराहट नहीं होगी। ये बात बोल के बड़े पापा ने भाभी के पापा को गले लगा लिए थे, उनसे हाथ जोड़ के विदा होने की अनुमति ले ली थी। तो बस भाई ने भी भाभी का हाथ पकड़ के कार में बिठा दिए थे और ये कार आगे बढ़ गई थी। अब धीरे धीरे सभी कार में बैठ गए थे। वहाँ पे 4 कार थी, पहले तो 3 कार निकल चुकी थी, अब लास्ट में थी निधि की कार। उस कार में आराध्या, सिया, अनुदीप ये तीनों बैठे थे और निधि थी। बस कार आगे बढ़ गई थी। रात के 1:30 बज ही चुके थे तब तक। आज के लिए इतना रखूँगी, कल या परसों ज़रूर आ जाएगी, डोंट वरी यार। इस बार नहीं गलती होगी मुझसे,
परसों एपिसोड आ जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए सभी बहुत अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपने परिवार को खुश रखिए, खुद खुश रहिए। ठंड का मौसम है, सेहत का ध्यान रखिएगा। और एक बात बोल दो यार, ज़्यादा कुछ तो नहीं मांगती आप लोगों से, एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर मांगती हूँ। क्या मैं बहुत ज़्यादा मांग लेती हूँ आप लोगों से? मुझे तो लगता है बहुत ज़्यादा मांग लिया आप लोगों से। इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग मेरे लिए, उम्मीद है इतना करेंगे आप लोग मेरे लिए। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार। फिर किसी नए भाग में आप लोगों से मुलाकात होगी मेरी। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं, कहानी अच्छी लग रही है तो एक सब्सक्राइब भी कर दीजिए यार, इतना मैं आप लोगों से मांग ही सकती हूँ। कहानी देने में थोड़ी लेट हो रही है, आई नो, क्या करूँ, मेरी पढ़ाई भी चल रही है इधर, तो थोड़ा लेट हो रहा है मुझे, पर उम्मीद है आगे कहानी वक्त